हेलो क्लास। आपका स्वागत है उपज करियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर मैनेजमेंट। तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम इसके अंदर ये पढ़ते हैं कि जो हमने हार्वेस्ट की है क्रॉप, हमने जो उगाई है अपनी मेहनत करके, तो उसको आगे हम स्टोर कैसे करें या फिर उसको मैनेज कैसे करें, उसको हैंडल कैसे किया जाए। ये सब हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं और इसी के हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको थोड़ा अंदाजा होगा, आपको थोड़ा पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एग्रीकल्चर के अंदर। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हाउ मच लॉसेस इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग। क्या पूछ रहा है वो? इम्प्रॉपर हैंडलिंग, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और लॉसेस कितने हो रहे हैं इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से एग्रीकल्चर के अंदर, फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों के अंदर पूछ रहा है वो। तो अगर वेजिटेबल्स की हम बात करें तो वेजीज के अंदर करीबन 30% जो लॉस है वो देखा जाता है इर्बीनिया की वजह से, बैक्टीरियाज की वजह से। ठीक है। और अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स के अंदर अराउंड 36% लॉस जो होता है वो फंगस की वजह से हो जाता है। फंगस की वजह से ये सब लॉसेस होते हैं। और अब हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो, हमारा आंसर जो करेक्ट है, हम देखते हैं आंसर हमारा 30% है। 30% जो एवरेज होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का दोनों का मिला के, वो 30% आंसर हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, द रेड कलर ऑफ जेली इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ। जेली एक प्रोडक्ट होता है जो हम प्रिजर्वेशन के तौर पे बनाते हैं, ताकि हमारे जो फ्रूट्स है वो लंबे टाइम तक स्टोर किए जा सके, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो खराब ना हो। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है जेली का रेड कलर किसकी वजह से होता है, क्या ऐड करने की वजह से होता है। तो हमारा जो यहाँ पे आपको मैं आंसर अगर बताऊं तो हमारा आंसर यहाँ पे चारिंग ऑफ शुगर होगा। चारिंग ऑफ शुगर का मतलब क्या होता है? जब शक्कर को हम हाई हीट पे गर्म करते हैं, काफी ज्यादा हीट पे गर्म करते हैं, तो उसका जो कलर होता है वो डार्क रेड, डार्क ब्राउन कलर का हमको दिखता है। बहुत सी बार अगर आपने घर पे देखा हो देसी घरों में, तो इसकी वजह से मतलब शक्कर से नजर भी उतारी जाती है। चम्मच में रख के उसको गर्म करते हैं तो उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है और वो ऐसे गाढ़ा लिक्विड सा हो जाता है। तो उसी की वजह से जो जली होती है उसका रेड कलर हमको देखने को मिलता है। मैच द अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैच द मेच्योरिटी इंडिकेशन इन डिफरेंट फ्रूट्स। अब इसके अंदर हमको मेच्योरिटी इंडिकेशन दी गई है फ्रूट्स की। मेच्योरिटी इंडिकेशन क्या होती है? मेच्योरिटी इंडिकेशन एक ऐसी स्टेज होती है फ्रूट या वेजिटेबल की, जिससे हमको ये पता चलता है कि हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, अब उसका हार्वेस्ट का टाइम हो चुका है। और इसके अंदर क्या क्या दी हुई है? एसिडिटी, बेंट नेक, नेटिंग, मेटेलिक साउंड। ठीक है, तो हमको ये सब ऑप्शंस के साथ मैच करनी है रिस्पेक्टिवली। जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में हमको मैच करनी होगी किस फ्रूट में कौन सी मेच्योरिटी इंडिकेशन है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। एसिडिटी, एसिडिटी बेसिकली मेन हमको सिट्रस के अंदर देखने को मिलती है, ऑरेंज के अंदर देखने को मिलती है, लेमन्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ये तो हमारे पास पहला ऑप्शन ही गलत हो गया है, यहाँ पे मस्क मेलन लिखा हुआ है, मस्क मेलन के अंदर एसिडिटी नहीं होती है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो चुका है। हमारा ऑप्शन यहाँ पे ऑरेंज है और यहाँ सी में भी ऑरेंज है, तो हमारे पास ये दो ऑप्शन सही है। चौथे ऑप्शन में भी हमारे पास पहला ऑप्शन बनाना आ गया, तो ये गलत हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारे पास? बेंट नेक। बेंट नेक जो मेच्योरिटी इंडिकेशन होती है वो होती है गार्लिक के अंदर, वो अनियन के अंदर होती है, और फ्लावर्स की अगर बात करें तो ये रोज के अंदर भी होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। हमारे पास ऑप्शंस में दो ऑप्शन सही निकले थे, तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन हमारे पास डेट पाम आ गया। तो डेट पाम तो ये तो गलत होगा, डेट पाम के अंदर हम बेंट नेक नहीं देखते हैं। हम देखते हैं और अनियन के अंदर, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, अनियन के अंदर हमको बेंट नेक देखा जाता है। तो मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हुआ है। अब आगे के ऑप्शन हम मैच कर लेते हैं। नेटिंग, नेटिंग जो देखी जाती है वो मस्क मेलन जैसे फ्रूट्स में देखी जाती है। और नेटिंग का मतलब क्या होता है?
नेटिंग का मतलब ये होता है कि जो उनका आउटर स्ट्रक्चर होता है, तो जब अंदर से वो फ्रूट बढ़ने लगता है, उसका जो एपिडर्मिस होता है वो फट जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आने की वजह से जो अंदर का जो पोर्शन के अंदर जो भी पल्प होता है वो बाहर की तरफ आता है और जो क्रैक्स होते हैं उनको फिल कर लेता है। इससे क्या जो फ्रूट होता है वो गोल होता है और उसके चारों तरफ हमको एक नेट टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं नेटिंग। तो ये हमारे पास मस्क मेलन भी आ गया, ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मिल गया। ठीक है, मेटेलिक साउंड रिस्पेक्टिवली। मेटेलिक साउंड अगर हम देखें तो वाटरमेलन के अंदर देखा जाता है, यहाँ पे थोड़ा गलत है ये, क्योंकि मेच्योरिटी इंडिकेशन के लिए मेटेलिक साउंड नहीं देखते हैं। मेटेलिक साउंड से हमको ये पता चलता है कि जो वाटरमेलन है वो अभी अनराइप है। वाटरमेलन जो है अभी कच्चा है। इसको क्या बोलते हैं, मैं क्या बता रहा था, हाँ। तो अब वाटरमेलन के अंदर हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा कभी कभी भूल जाता हूँ मैं, कोई बात नहीं, होता रहता है। अगर हम मेच्योरिटी इंडिकेशन की बात करें तो इसके अंदर जो है वो डल साउंड आता है। वाटरमेलन के अंदर एक डल साउंड आता है जिससे हमको पता चलता है कि ये मेच्योर हो चुका है, और अगर उसके अंदर से मेटालिक साउंड आ रहा है तो वो इसका मतलब है कि वो अनराइप है, अभी वो कच्चा है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हमने देखे, हमारे पास ऑप्शन सी सही हो गया। आगे बात करते हैं। CFTRI इज लोकेटेड एट, CFTRI क्या है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब हमारे पास CFTRI जो लोकेशन CFTRI की है वो है मैसूर कर्नाटका, मैसूर कर्नाटका। तो हमारे पास ऑप्शंस देखते हैं, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर। तो यहाँ पे हमारे पास मैसूर तो है नहीं ऑप्शन में, तो हमारे पास बैंगलोर जो है ये भी कर्नाटका के अंदर ही पड़ता है, ये कर्नाटका के अंदर पड़ता है, तो हम इसको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे मैसूर होता तो ये ज्यादा करेक्ट ऑप्शन होता। खैर, कर्नाटका के अंदर बैंगलोर भी आता है तो हम बैंगलोर को भी कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे। आगे देखते हैं, कॉमन नेम ऑफ KMS। KMS कुछ लिक्विड्स जैसे प्रिजर्वेशन जब की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी फ्रूट की या वेजिटेबल की, उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और उनको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, उनको उनका स्टोरेज, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं जो कि ह्यूमंस को ज़्यादा, मतलब ह्यूमन बॉडी में नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उसको स्टोर करने के लिए ज़्यादा बेटर होते हैं, स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं। तो उसी में से एक केमिकल है KMS। KMS का पूरा नाम जो है, ऑप्शंस में देखते हैं, पूरा नाम इसका होता है पोटेशियम मेटाबॉल सल्फाइड। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो चुका है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास पोटेशियम मेटाबॉल सल्फाइड है। ये हम ऐड करते हैं सॉस के अंदर, केचप वगैरह के अंदर, पिकल्स के अंदर भी ये ऐड किया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो ये भी एक ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो हम प्रिजर्वेटिव केमिकल है जो हम फूड प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड करते हैं। ये साथ के साथ में डिटर्जेंट्स के अंदर भी ऐड होता है, बहुत सी बार बेबी प्रोडक्ट्स जितने भी बनते हैं उनके अंदर भी इसको ऐड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम फूड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं और कॉमन नेम ऑफ KMS पूछा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एसिटिक एसिड हमारे यहाँ पे एसिटिक एसिड विनेगर को बनाने में यूज आता है, विनेगर बनाने में ज़्यादा यूज आता है एसिटिक एसिड। विनेगर को हिंदी में सिरका बोलते हैं। ठीक है, और ब्लीच तो कहीं कहीं भी किसी भी फूड इंडस्ट्री में काम में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं हम। लार्ज स्केल मॉडर्न ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज। तो जब हार्वेस्ट कर दी जाती है, जैसे हमारे यहाँ पे तो खैर कम होते हैं, हमारे यहाँ पे होते हैं लेकिन वैसे बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं होते। हमारे यहाँ पे किसी छोटी जगह पे स्टोर किया जाता है। जो ग्रेन्स होते हैं जैसे चावल हो गया हमारे, या फिर हमारे गेहूं जो होता है, तो गेहूं को हम स्टोर करने के लिए एक बड़े स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे घर पे हम लोहे के या स्टील के ड्रम के अंदर उसको रखते हैं ना, तो उसी को एक बड़े स्केल पे इमेजिन करो, उसी को हम स्टोरेज के लिए यूज करते हैं ग्रेन्स का। तो उसको हम बोलते क्या है, वो हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। साइलोज, डिपोज, वेयर्स एंड प्लिंथ्स। ठीक है, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो
पहला ही करेक्ट ऑप्शन हमारे पास दिया गया है। ठीक है, आगे ऑप्शंस को देख लेते हैं। डिपोज वेयर्स एंड प्लिंथ, मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हो या कहीं पे क्वेश्चंस भी देख रहे हो आप, तो आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्ट ऑप्शन पे नहीं जाना है कि भाई हमने करेक्ट ऑप्शन टिक कर दिया आप आगे बढ़ जाते हैं, नहीं। करेक्ट मतलब इसका जो तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का, वो यही होता है कि आप करेक्ट ऑप्शन तो देख रहे हो, उसके अलावा जो ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि आपके सही आंसर नहीं है, लेकिन आपको उनकी स्टडी करनी चाहिए क्योंकि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आपको जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आगे जब भी आप क्वेश्चंस देखें तो हो सकता है कि ये ऑप्शंस रिपीट हो जाए किसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे डिपोज। डिपोज की बात अगर करें, डिपोज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाता है, या फिर डिस्पैच करने के लिए जहाँ पे चीज़ें रखी जाती है उनको डिपोज बोलते हैं। ठीक है, वेयर्स, वेयर्स आपने एक शब्द सुना होगा, वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस के अंदर वो चीज़ें रखते हैं जैसे जो लकड़ी के जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे टेबल्स हो गए या बॉक्सेस वगैरह हो गए, हम वहाँ पे वो रखते हैं। ठीक है, प्लिंथ भी कुछ ऐसा ही है, प्लिंथ भी एक वेयर हाउस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट्स को रखा जाता है अदर देन फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो हम जो ऑप्शन हमारा सही है वो यहाँ पे वो है साइलोस। हम आगे बढ़ते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कैनिंग। अब जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो इसके अंदर एक प्रोसेस होती है कैनिंग। किसी भी फ्रूट का हम जैम बनाएंगे या अगर जेली भी बनाएंगे या केचप बनाएंगे या सॉस बनाएंगे, तो हम उनको पैक करके फिर उसके बाद मार्केट में बेचते हैं। उसके अंदर जो भी हमको केमिकल डालना होता है उसको स्टोरेज के लिए, वो सब करने के बाद उसको पैक किया जाता है, उसको कैन किया जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैनिंग। ठीक है, तो कैनिंग जो प्रोसेस है वो एक साइंटिस्ट ने दी थी, जिसका क्वेश्चन हमको पूछा गया है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कैनिंग। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं पहले एक एक करके। ऑप्शन ए है निकोलस केज। निकोलस केज का एग्रीकल्चर से कोई भी रिलेशन नहीं है। निकोलस केज एक हॉलीवुड के एक्टर है। अगर आपने इनकी मूवीज देखी हो तो मैं आपको बता दूं, घोस्ट राइडर के लिए बहुत फेमस है, ये नेशनल ट्रेजर के लिए बहुत फेमस है। आगे बात करते हैं निकोलस एपर्ट। हाँ, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, निकोलस एपर्ट, क्योंकि ये कंसिडर किए जाते हैं फादर कैनिंग के, और इन्हीं के नाम पे कैनिंग का दूसरा नाम एपर्टाइजेशन भी है। थोड़ी अगर स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही हो तो मैं बोल के बता रहा हूँ, आप समझ लेना, मुझे थोड़ी आदत नहीं है इस पे लिखने की। ठीक है, हमारा ऑप्शन ये तो करेक्ट हो चुका है, मैंने आपको बताया। और निकोलस एपर्ट के नाम पे ही कैनिंग को एपेटाइजेशन भी बोला जाता है और इन्हीं को कैनिंग का फादर बोला जाता है। आगे ऑप्शंस देख लेते हैं। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलो, ये तो सभी को पता है, जो एग्रीकल्चर पढ़ रहा है उसको शुरुआत में बेसिक्स में ही बताया जाता है कि एग्रीकल्चर के फादर हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, आगे ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर, यहाँ पे एम एस स्वामीनाथन लिखा हुआ है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन ने क्या किया था एग्रीकल्चर के अंदर, ये फेमस है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन ये इंडिया के अंदर लेके आए थे। आगे ऑप्शंस देखते हैं, आगे क्वेश्चंस देखते हैं, सॉरी। टीएसएस ऑफ जेली, जेली का टीएसएस कितना होता है। अब टीएसएस क्या होता है भाई, जेली तो हमने बना ली, टीएसएस क्या होता है। टीएसएस जेली के अंदर, टीएसएस की फुल फॉर्म होती है टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। वैसे बेसिक अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जो टीएसएस होता है उसको ब्रिक्स के अंदर मेजर किया जाता है, परसेंटेज में नहीं देख रहे हैं हम यहाँ पे, इसको ब्रिक्स के अंदर मेजर किया जाता है। और अगर हम देखें 1 डिग्री ब्रिक्स इज इक्वल टू 1% शुगर। तो टीएसएस का मतलब होता है कि कितनी शुगर हमने जेली के अंदर ऐड की है। तो हमारे पास ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा 65 डिग्री ब्रिक्स। तो अराउंड हम 60 to 65% शुगर उसके अंदर ऐड करते हैं ताकि जेली का स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहे, अच्छा रहे। जेली के अंदर बहुत सी बार प्रॉब्लम्स भी आती है कि अगर उसमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाए
तो कुछ जेली ठीक से नहीं बनती है, शुगर ज़्यादा हो जाए तो जेली ठीक से नहीं बनती है, पैक्टिन का कंटेंट ज़्यादा हो जाए तो जेली ठीक से नहीं बनती है। उसके लिए हमको परफेक्ट मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रिजर्व प्रोडक्ट ऑफ एप्पल। अब जैसे एप्पल है, एप्पल भी फ्रूट है, एप्पल से भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं अलग अलग, ठीक है। तो एप्पल से भी हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रिजर्व प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ताकि क्योंकि एप्पल जो होता है वो पेरिशेबल नेचर का होता है, वो जल्दी खराब हो जाता है अगर उसको ठीक से स्टोर ना किया जाए तो। अब ऑप्शंस में हम देखते हैं, ठीक है। तो प्रिजर्व प्रोडक्ट ऑफ एप्पल, एप्पल से क्या क्या बनता है हम देखते हैं। जेली, जेली, एप्पल से जेली नहीं बनती है। एप्पल के अंदर पैक्टिन कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हम जेली बनाने में उसको यूज़ करें। आगे देखते हैं जैम। हाँ, जैम एप्पल से बनता है। जैम एक एप्पल का प्रोडक्ट है, इसको एप्पल से बनाया जाता है। ऑप्शन सी, साइडर। साइडर भी एप्पल से बनता है। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट कैसे हो गए? साइडर क्या होता है भाई? साइडर होता है एक एल्कोहलिक बेवरेज, जिसको हम विनेगर के अगर आपने सुना हो एप्पल साइडर विनेगर भी आता है, विनेगर बनाने में भी यूज़ किया जाता है एप्पल का। तो यहाँ पे साइडर भी करेक्ट है और जैम भी करेक्ट है। और चिप्स हमको पता है चिप्स नहीं बनते हैं एप्पल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट नहीं है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। बेस्ट फ्रूट फॉर जेली मेकिंग। जेली मेकिंग के लिए क्या ज़रूरी है फ्रूट के अंदर? फ्रूट्स के अंदर ज़रूरी है पैक्टिन कंटेंट कितना है। पैक्टिन कंटेंट ज़्यादा हो तभी जेली बन सकती है। प्रॉपर एक पैक्टिन कंटेंट हो तभी जेली बन सकती है। जैसे जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं उनमें ज़्यादा पैक्टिन कंटेंट पाया जाता है। ऑप्शंस देखते हैं हम। जेली के लिए परफेक्ट जो ऑप्शन है वो हमारा है गुआवा, ठीक है। आगे ऑप्शंस देखते हैं। एप्पल, बनाना, ग्रेप्स। इनका एप्पल का तो अपन ने अभी देख लिया जेली नहीं बनती है, ठीक है। बनाना के चिप्स बनाए जाते हैं, बनाना के चिप्स बनते हैं, जेली नहीं बनती है। ग्रेप्स को भी आपने किशमिश सुना होगा, तो ग्रेप्स को डिहाइड्रेट करके भी यूज़ किया जाता है और कुछ अलग प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, लेकिन जेली नहीं बनती है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गुआवा। आगे देखते हैं। ब्लांचिंग इज डन इन। ब्लांचिंग एक प्रोसेस होती है प्रिजर्वेशन की, जो कि मोस्टली वेजिटेबल्स के अंदर की जाती है। ब्लांचिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी वेजिटेबल है उसको हाई हीट पे हम बॉईल करते हैं। बॉईल करने से क्या होता है, जो उसके अंदर के जो बैक्टीरियाज होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उसको खराब कर सकते हैं, जिनकी डिकम्पोजिशन हो सकती है, तो वो रुक जाती है, वो स्टॉप हो जाती है, या फिर वो बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और फिर उसको उस हाई हीट से निकाल के एकदम ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। बिल्कुल कोल्ड वाटर जो होता है उसके अंदर, बर्फ वाला पानी उसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। इससे ये इंश्योर कर लिया जाता है कि ये एक ऐसी स्टेट में चला गया है जहाँ पे इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया जिंदा नहीं है या फिर एक्टिव नहीं, उस जो उसको खराब कर सके। अगर मैं बात करूं ब्लांचिंग की, ब्लांच प्रोडक्ट्स की, तो अगर आपने घर पे बिना सीजन के मटर घर पे लाए हो तो आप सफल मटर लेके आए होंगे। सफल मटर को भी ब्लांचिंग के थ्रू ही स्टोर किया जाता है। उसको स्टोर करके और उसको ठंडे पानी में डाल दिया जाता है, जिससे वो सिकुड़ जाती है, आपने भी देखी होगी, ठीक है। फिर जब घर पे उसको मम्मी जब सब्जी बनाती है तो उसको गर्म पानी या फिर नॉर्मल पानी के अंदर थोड़ी देर रखती है, जिससे वो अपने शेप में आ जाती है, परफेक्ट शेप में आ जाती है। ब्लांचिंग के अंदर हम एक चीज और यूज करते हैं। ब्लांचिंग के अंदर जब हम उसको गर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर हम शुगर भी यूज करते हैं, शुगर भी डालते हैं। जो आप सफल मटर जो देखते हैं, सफल मटर अगर आपने खाई हो तो वो थोड़ी मीठी मीठी सी ज्यादा लगती है, तो वो शुगर की वजह से ही लगती है। तो जितना मैंने आपको बताया उससे आपको थोड़ा ऑप्शंस का अंदाजा हो गया होगा कि कौन सा सही है। फ्रूट्स में ब्लांचिंग नहीं की जाती है। फ्रूट्स के अंदर हमको जो उसकी स्वीटनेस है, बेसिकली हमको वही चाहिए होती है, तो हम फ्रूट्स के अंदर ये नहीं करते। प्रिजर्व तो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रिजर्व प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि जैसे नींबू का, अपन ने नींबू सोडा अगर आपने देखा, लेमन जूस अगर आपने कहीं देखा तो उसी को प्रिजर्व बोलेंगे। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे वेजिटेबल्स करेक्ट है। वेजिटेबल्स अभी मैंने आपको बताया मटर के बारे में, सफल मटर के बारे में, तो वेजिटेबल्स करेक्ट है। फ्लावर्स को कुछ फ्लावर्स को हम ऐसे स्टोर करते हैं जो क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, फ्लावर पेटल्स से कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे
ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेजिटेबल्स हमारे पास करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। अल्कोहलिक बेवरेजेस आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या होते हैं? अल्कोहलिक बेवरेजेस हमको पता है कि अल्कोहलिक बेवरेजेस वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इंटॉक्सिकेशन का काम करते हैं, ठीक है, हमको मदहोश करने का काम करते हैं। और फूड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एप्पल हो गया या फिर अंगूर हो गया या फिर चावल भी, इनसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि अल्कोहलिक बेवरेजेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं और उसी को कंज्यूम भी किया जाता है। तो उसकी जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शंस के अंदर हमारे पास पहला तो ऑप्शन है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग हमने अभी देखा था, ब्लांचिंग से अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं बनाए जाते। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से भी अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं बनाए जाते। डिहाइड्रेशन यूज करते हैं ताकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल कम हो जाए, लो से लो मॉइस्चर हो जाए और उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी एक्टिविटी बंद हो जाए। ऑप्शन सी हमारे पास है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन एक एरोबिक प्रोसेस होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और डिकम्पोजिशन हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो सही है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से कुछ एसिड्स बनते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। जैसे एप्पल के अंदर फर्मेंटेशन करने से बनाया जाता है साइडर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। मोलासेस के अंदर हम बनाते हैं मैं कुछ प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ये एजुकेशनल क्लास है, तो यहाँ पे नाम लेना सही नहीं रहेगा। बाकी हाँ, आपको पता है कि अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ बैक्टीरिया यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विनेगर। विनेगर क्या है? विनेगर भी एक प्रोडक्ट ही है, फूड प्रोडक्ट है। हम विनेगर को हिंदी में सिरका बोलते हैं और इसको हम फूड प्रिपेयर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। आपने कई चाइनीज़ फूड देखे होंगे जैसे चाउमीन वगैरह हो गई या पास्ता हो गई, उसके अंदर हम सॉसेस के साथ में इसको ऐड करते हैं। अचार के अंदर भी विनेगर को ऐड किया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अ बैक्टीरिया यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विनेगर, एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि विनेगर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। विनेगर बनता किससे, किस बैक्टीरिया की हेल्प से इसको बनाया जाता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे कर्ड दिया हुआ है। कर्ड का मतलब है दही। दही में तो ना तो दही कोई बैक्टीरिया है, और दही के अंदर हम बैक्टीरिया की बात करें तो दही के अंदर भी बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, जो कि लैक्टिक एसिड बनाता है। तो ये तो हमारा आंसर ऑप्शन हमारा गलत हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं विनेगर। ऑप्शन में विनेगर दिया हुआ है तो ये ऑप्शन विनेगर भी हमारे पास गलत है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मतलब विनेगर का यूज़ कहीं भी नहीं आता, और कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है उसके अंदर बबल्स बनाने के लिए। और उसको उसका एक तो टेस्ट भी बोल सकते हो आप, या उसका जो टेक्सचर होता है वो देने के लिए भी। जब जब भी हम कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसको बोलते हैं, अगर हम उसको पीते हैं तो गले पे जलता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होता है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये भी गलत है। पिकल्स, पिकल्स भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। विनेगर को पिकल्स के अंदर यूज करते हैं बनाने के लिए, लेकिन ये आंसर थोड़ी होगा हमारे पास। जो यहाँ पे सारे ऑप्शन वैसे गलत हैं, क्वेश्चन ही गलत है, मतलब ये हमारे पास इसका जो आंसर होना चाहिए वो मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर होना चाहिए इसका आंसर एसिडोबैक्टर होना चाहिए। इसका जो प्रोडक्ट होता है एसिडोबैक्टर, हमको विनेगर बनाने में यूज में आता है। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैनिंग इज समटाइम्स कॉल्ड एज, कैनिंग की जो प्रोसेस होती है वो प्रिजर्वेशन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं फूड से, उनको हम स्टोर करके मार्केट में बेचते हैं और कैनिंग करके बेचते हैं उनको मार्केट के अंदर, ताकि हम उसको सेल कर सकें, वो ज़्यादा कंजप्शन में आए लोगों के, और उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाए काफ़ी, ठीक है। तो कैनिंग हमने पहले पढ़ा। कैनिंग को किसने दिया था? फादर ऑफ कैनिंग कौन है? निकोलस एपर्ट।
और उन्हीं के नाम पे कैनिंग को बोला जाता है एपेटाइजेशन। ये तो देखते ही हमने पता चल गया हमको देखते ही एपेटाइजेशन करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डीएक्टिवेट किया जाता है, इनएक्टिव किया जाता है या फिर उनको मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था लुईस पैस्चर ने। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे दूध है, दूध का भी पेस्चराइजेशन होता है, आजकल काफ़ी यूज़ में होता है डेयरी प्लांट्स के अंदर। तो ये होता है कि दूध को एक बहुत हाई टेम्परेचर में बॉईल किया जाता है कुछ मिनट्स के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर उसको अचानक से ठंडा कर दिया जाता है हाथों हाथ। तो उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया की एक्टिविटीज़ होती है वो बिल्कुल रुक जाती है या फिर वो बंद हो जाती है एक्टिविटी। तो जो हमारा जो दूध है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे ये आंसर गलत है। ठीक है। स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन भी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम किसी केमिकल का यूज़ करते हैं स्टेराइल उसको बनाने के लिए। स्टेराइल मतलब उसके अंदर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। जैसे अगर आपके हाथ पे चोट लग जाती है तो डॉक्टर हाइड्रोजन की हेल्प से जो वुंड है, जो आपकी चोट है, उसको साफ़ करता है। वो उसको स्टेराइल बना रहा है, उसको साफ़ कर रहा है ताकि उसमें इन्फेक्शन डेवलप ना हो। ठीक है। यहाँ पे अगला है कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। कोल्ड स्टेरिलाइजेशन के अंदर हम अ, ठंडी जो गैसेस होती है उनका यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सी बार जो सर्जरी के लिए जो टूल्स आते हैं उनको भी काफ़ी बार कोल्ड टेम्परेचर पे रखा जाता है ताकि जो उसकी जो ऑपरेशन के टाइम पे जो बैक्टीरियाज वगैरह उस पर स्टिक हो गए होंगे या उसको स्टेरलाइज करने के बाद भी अगर कुछ भी बच गया हो तो वो इसकी इसकी मदद से वो खत्म हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं। बाकी ऑप्शंस हमारे ये तो गलत हैं ही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है टोमेटो फ्रूट्स फॉर कैनिंग आर हार्वेस्टेड एट। टोमेटो को हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन के अंदर। टोमेटो का केचप बनता है, सॉसेस भी बनते हैं टोमेटो के। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम जो फ्रूट्स होते हैं टोमेटो के उसको हार्वेस्ट किस टाइम पे करते हैं कैनिंग के लिए। ठीक है। अब दो चीज़ें हो सकती है इसके अंदर। इसका आंसर क्वेश्चन ऑप्शंस देखते हैं। मेच्योर ग्रीन स्टेज, रेड राइप स्टेज, इमेच्योर ग्रीन स्टेज, हाफ राइप या फिर पिंक स्टेज। तो इसके अंदर हमारे पास ये और बी और डी ऑप्शन दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस है। कंडीशंस है ट्रांसपोर्ट के लिए कि जो टमाटो है उसको हम ट्रांसपोर्ट कितना दूर कर रहे हैं। अगर जो फार्म है वो मार्केट के पास में है कि भाई ज़्यादा दूर नहीं है तो हम उसको रेड राइप स्टेज पे हार्वेस्ट कर लेंगे। और अगर फार्म थोड़ा दूर है, मान लीजिए 100-200 किलोमीटर है, या ऐसा लगे कि भाई 2-3 दिन उसको ट्रांसपोर्ट होने में टाइम लगेगा, तो हम पिंक स्टेज पे उसको हार्वेस्ट करेंगे। क्यों? ताकि इसकी वजह से उसकी जो स्टोरेज है वो हम बेटर कर पाएँ और उससे वो जल्दी खराब ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉसेस एंड केचप आर द प्रिजर्व प्रोडक्ट्स ऑफ। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा इसका आंसर हमारे पास सीधा सीधा है टोमेटो। ठीक है। और बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। पोटैटो का जो प्रिजर्व प्रोडक्ट होता है वो एक तो चिप्स होते हैं, सभी ने खाया, और दूसरा होता है साइडर। साइडर एक अल्कोहलिक बेवरेज होता है और इससे विनेगर भी बनाया जाता है। एप्पल साइडर विनेगर इसको बोलते हैं। मतलब वो पोटैटो से नहीं बनता, सॉरी मेरे से गलती हो गई। पोटैटो से अल्कोहलिक बेवरेज बनता है। मैं उसका नाम नहीं ले सकता यहाँ पे वैसे। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस भी बनते हैं पोटैटो से, और एप्पल से बनते हैं जैम बनता है, और इससे एप्पल साइडर विनेगर भी बनता है जो कि एक अल्कोहलिक बेवरेज के बाद में प्रोसेस किया जाता है। डेट पाम से हम इसको ड्राई करके कैंडीज भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं। हार्वेस्टेड एप्पल्स आर वैक्स कोटेड टू स्टॉप। जो एप्पल्स होते हैं उनको हार्वेस्ट करने के बाद वैक्स की कोटिंग क्यों की जाती है? वैसे तो हम स्टोरेज का ध्यान रखने के लिए करते हैं कि भाई कोई भी फ्रूट क्रॉप है या वेजिटेबल्स भी है, तो हम जब उसको हार्वेस्ट करेंगे तो उसको स्टोर करके रखेंगे। लेकिन उसके लिए भी कंडीशंस होती है कि भाई हम उसको फ्रूट को या वेजिटेबल को किस कंडीशन के अंदर रख रहे हैं ताकि वो ज़्यादा टाइम के लिए हम उसको रख सके मार्केट में ले जाने के लिए भी। तो यहाँ पे पूछा गया है
कि हार्वेस्टेड एप्पल्स आर वैक्स कोटेड। तो एप्पल्स के ऊपर वैक्स कोटिंग क्यों की जाती है? एप्पल के जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर हम ऑप्शंस देखते हैं, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन या पैकिंग। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन को कम करने के लिए हम उसको वैक्स कोट करते हैं, जिससे कि उसके जो पोर्स होते हैं, जिसके आउटर स्किन पे जितने भी पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और उससे गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, उसके अंदर एक्टिविटीज कम हो जाती है। बाकी ऑप्शंस भी देखें तो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन पता है लीफ से होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन पता है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और पैकिंग, यहाँ पे पैकिंग तो ऑप्शन नहीं आएगा कि ये जो स्टॉप लिखा हुआ है ये गलत है। आगे देखते हैं। आरटीएस स्टैंड्स फॉर, आरटीएस एक प्रोडक्ट होता है जो कि प्रिजर्वेशन के बाद ही बनाया जाता है, प्रिजर्व प्रोडक्ट होता है एक तरह से। बेसिकली ये जो आरटीएस बनता है वो मेन सिट्रस फ्रूट्स का बनाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स का या जो स्वीट टेस्टिंग फ्रूट्स होते हैं ना। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे ये सही होगा, रेडी टू सर्व। रेडी टू सर्व आरटीएस का फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं। कीपिंग आउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज। क्वेश्चन 19 है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर रखने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कीपिंग आउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये हुआ कि जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे उसके अंदर आ सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर आ सकते हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे उनको मार सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जो भी आप टर्म यूज करना चाहें। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कीपिंग आउट, बाहर रखने की प्रोसेस को हम बोलते हैं। वैसे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि पैस्चराइजेशन है, पैस्चराइजेशन से भाई वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उनको हम लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कीपिंग आउट, मतलब उनका कंप्लीटली हम खात्मा करते हैं कि भाई उसका वापस आने का कोई चांस ही नहीं रहा है कि वापस वो डेवलप हो जाए या जो इनएक्टिव हुआ है वो वापस से एक्टिव हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा एसेप्सिस। एसेप्सिस एक मेडिकल टर्म भी है। सेप्टिक, सेप्टिक क्लीनर जो आप जैसे डेटॉल है वो एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक वर्ड इससे मैच कर रहा है। एंटीसेप्टिक का मतलब हुआ कि वो जो बैक्टीरिया है, जो भी जर्म्स वगैरह है, उनको वो मार देता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये वाला सही है। क्वेश्चन 20 है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज डन। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को हिंडर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हिंडर का मतलब होता है रोक देना, स्टॉप कर देना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए प्रोसेस जो की जाती है, जो नेचुरल प्रोसेस अगर हम बोलेंगे, नेचुरल प्रोसेस की हम बात करें तो वैसे ओवर हीटिंग होगी, बाय ओवर हीटिंग। केमिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं हम, सन ड्राइंग भी कर सकते हैं और एनारोबिक कंडीशन भी रख सकते हैं, लेकिन वो सर्टेन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर। हम हमेशा ये चीज़ नहीं कर सकते। बाकी ओवर हीटिंग जो है वो हमेशा जैसे पानी के लिए बोला जाता है ना कि पानी उबाल के पीना चाहिए, तो हम उसको उबाल रहे हैं, उसको ओवर हीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके जो जर्म्स है वो मर जा रहे हैं।